नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छी है, आपको इसके जो मोरल आपको पसंद आने वाली है। इसके टाइटल से आप समझ जाएंगे कि स्टोरी में क्या छिपा हुआ है। साथ ही साथ हमेशा की तरह ही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नई नई वोकैबुलरी समझानेंगे, जिसका आपको मीनिंग भी बताने वाला हूँ। टेंसेस, ग्रामर, रूल्स सभी यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। बस आपको स्टोरी ध्यान से सुनना है। नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, कॉपी में लिख लें। बस आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द हिडन डायमंड्स, छिपे हुए हीरे, अ लेसन इन काइंडनेस। लेसन यानी होता दयालुता, है ना। तो दयालुता में ये एक पार्ट है, दयालुता का एक पार्ट है दया करना। किस प्रकार की जो भावना होती है आप सभी जानते हैं, काइंडनेस, उसके बारे में है। Someone once said, किसी ने एक बार कहा था, something truly meaningful, कुछ सचमुच सार्थक बात, उसे मीनिंगफुल कहा जाता है। We discover, हम जान पाते हैं, हमें पता चलता है, who we really are, हम सचमुच में क्या है, during good times, अच्छे समय में। ठीक है, अच्छे समय के दौरान। भाई हम क्या है, ये हम अच्छे समय के दौरान जान पाते हैं कि हम क्या है। बट वी डिस्कवर, लेकिन हमें पता चलता है, हु अदर्स रियली आर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, दूसरे मुश्किल परिस्थिति में जान पाते हैं कि दूसरे कौन है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। एक आप लोग इसे ध्यान में रखिए कि हम अच्छे समय में ये जान पाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, लेकिन हम कठिन समय में ये जान पाते हैं कि दूसरे कौन हैं। तो भाई कठिन समय में पता चलता ना कौन अपना, कौन पराया, कौन काम आया। ये चलिए अब देखते हैं, स्टोरी पे पहुंचते हैं। इट वॉज द फाइनल डे एट अ गुरुकुल। एट प्रपोजिशन है, गुरुकुल स्थान बता रहा है ना, परफेक्ट स्थान है, एट का यूज किया गया है। तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। तो फाइनल यानी अंतिम, उसे फाइनल कहते हैं, आखिरी। तो गुरुकुल में आखिरी दिन था आज गुरुकुल का। द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, विद्यार्थी उत्साहित थे, बिकॉज, क्योंकि, दे वर गोइंग बैक, वे जा रहे थे, बैक यानी वापस, वॉज या वर्ब के बाद यदि वर्ब में, क्रिया में आईएनजी फॉर्म हो तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दे है तो वर्ब लगेगा, है ना, ही होता तो वॉज लगता है, इस प्रकार से। तो वे वापस जा रहे थे घर, तो होम के पहले टू नहीं लगता है। आफ्टर कंप्लीटिंग, पूरा करने के बाद, देयर स्टडीज, देयर यानी उनका, उनके, अपने, इसके लिए देयर का यूज करते हैं। स्टडीज यानी पढ़ाई बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहे थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। एवरीवन वॉज इंजॉइंग, हर कोई, देखिए वॉज के साथ इंजॉइंग, एवरीवन यानी प्रत्येक, हर एक, तो सिंगुलर हो गया ना, इसलिए वॉज लगा है। इंजॉइंग ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे वर्क के साथ लगा था क्योंकि प्लूरल है दे, है ना। यहाँ पे एवरीवन सिंगुलर है, उसके साथ वॉज लगा है, तो वॉज के साथ भी आईएनजी। तो वॉज या वर्क के साथ यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो तो वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी। हर कोई आनंद ले रहा था, मजे ले रहा था। द हैप्पीनेस, खुशियों का, ऑफ द लास्ट डे यानी आखिरी दिन की जो खुशियां थी उसके सब आनंद ले रहे थे। सडनली, अचानक से, द गुरु कॉल्ड ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर, गुरुजी ने, कॉल्ड यानी बुलाया, पुकारा, उसे कॉल कहते हैं, उसी का सेकंड हम कॉल्ड, सभी विद्यार्थियों को एक साथ, है ना, एक जगह बुलाया। अराउंड 40 और 50 स्टूडेंट्स, है ना, लगभग 40 या 50 विद्यार्थी, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके आसपास इकट्ठा हो गए। गैदर का सेकंड हम गैदर्ड, इकट्ठा हो जाना। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, बिफोर यू लीव यानी तुम्हारे जाने से पहले, यू हैव टू टेक वन फाइनल टेस्ट। हैव टू ऑब्लिगेशन, है ना, मजबूरी, तुम्हें कुछ करना है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, सीखना पड़ता है या सीखना है, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट यू है तो हैव टू, है ना, आई होता तो भी हैव टू, वी होता तो भी हैव टू, यहीं पे ही होता तो ही हैव टू नहीं होता, ही हैज टू, सी हैज टू, राहुल हैज टू, उसका भी मतलब वही होता है, करना पड़ता है या करना है।
तो ऑब्लिगेशन है, ठीक है। यू हैव टू टेक वन फाइनल टेस्ट, तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी है। ये देखिए कुछ करना ही है तो हम हैव टू। द स्टूडेंट्स बिकेम वरीड, अब वो जो विद्यार्थी थे वो चिंतित हो गए, बोले अरे पास तो हो गए, सब तो हो गया, घर जाना है, फिर पेपर, परीक्षा से सभी को है ना डर लगता ही लगता है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। डू वी हैव टू टेक एन एग्जाम इवन ऑन द लास्ट डे, क्या हमें लास्ट दिन भी है ना एग्जाम यानी परीक्षा देना होगा, देनी होगी, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। क्या हमें आखिरी दिन भी परीक्षा देनी होगी? द गुरु स्माइल्ड एंड सेड, गुरु मुस्कुराए और कहा, ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म। डोंट वरी, डोंट यानी मत करो, वरी यानी चिंता, चिंता मत करो। इट इज नॉट अ रिटन एग्जामिनेशन, रिटन यानी लिखित, लिखा हुआ, ये लिखित परीक्षा नहीं है। टुडे, आज, यू हैव टू रन अ रेस, तुम्हें एक है ना रेस, रन अ रेस मतलब क्या था, दौड़ लगाना, तुम्हें एक दौड़ लगानी होगी। ये देखिए तुम्हें एक दौड़ लगाना है, हैव टू, कुछ करना है, क्या करना है, तुम्हें एक दौड़ लगाना है। द स्टूडेंट्स बिकेम एक्साइटेड अगेन, अब जो विद्यार्थी थे फिर से उत्साहित हो गए, बोले अरे वाह दौड़ लगाना है तो अच्छी बात है, खेल हो रहा है। द गुरु एक्सप्लेन, गुरु ने समझाया। इट विल बी एन ऑब्स्टेकल रेस, ऑब्स्टेकल रेस मतलब बाधा दौड़ होता है ना, बीच बीच में कुछ ना कुछ आता है, एकदम फ्री जगह नहीं रहता, पानी कीचड़ कुछ ना कुछ, उसे ऑब्स्टेकल रेस कहते हैं। ऑब्स्टेकल का मतलब ही होता है बाधा, रुकावट। इट विल बी यानी होगा, विल फ्यूचर टेंस है, गागीगे एन यानी एक, ये एक बाधा दौड़ होगी। देयर विल बी हर्डल्स, देयर ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है यहाँ पे, वहां होगी ऐसे नहीं है ना, देयर विल बी। हर्डल्स मतलब रुकावटें। अलोंग द वे, रास्ते भर, अलोंग का यूज करते हुए यानी रास्ता, तो रास्ते भर रुकावटें आएंगी। यू विल हैव टू जंप, विल हैव टू, अभी आपने हैव टू देखा था ऊपर, अभी आपने हैव टू देखा, तो हैव टू का मतलब करना है, तुम्हें ये काम करना है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना है। बट यदि मैं बोल दूं यू विल हैव टू, विल हैव टू, विल लग गया तो फ्यूचर टेंस, करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो है तो दोनों ऑब्लिगेशन, बट यहां पे केवल हैव टू है, यहां पे विल हैव टू है, विल हैज टू नहीं होता कभी भी, ठीक है। चाहे ही होगा तो भी ही विल हैव टू होगा। विल हैव टू यानी करना पड़ेगा, तो ये क्या बोल रहे, यू विल हैव टू जंप, तुम्हें कूदना पड़ेगा। यू विल हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ड्राइव अ कार, तुम्हें कार चलाना पड़ेगा या चलानी होगी, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो तुम्हें कूदना होगा ओवर यानी के ऊपर, सम ऑब्स्टेकल्स, कुछ रुकावटों के बाधा के ऊपर से तुम्हें कूदना होगा। क्रॉस मडी एरियाज यानी कीचड़ भरे क्षेत्र से, क्षेत्र को पार करना होगा। एंड ओवरकम सेवरल बैरियर्स, ओवरकम यानी उस पर काबू पा लेना, जीत जाना, उसे ओवरकम कहते हैं। और कई बाधाओं को, सेवरल यानी कई बाधाओं को पार करना होगा। एट द एंड, और अंत में, देयर इज अ नैरो टनल, देयर ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे, केवल सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज कर देते हैं। अ नैरो टनल, नैरो यानी सकरा, इसे नैरो कहते हैं ना, पतला, सकरा, टनल यानी क्या बोल सकते हैं हम, गुफा, सुरंग, सुरंग है ना, तो अंत में एक सकरी सुरंग होगी। इट इज कंप्लीटली डार्क, और वो पूरी तरीके से उसमें अंधेरा होगा, अंधेरा है। एंड डिफिकल्ट टू पास थ्रू, और उसमें से गुजरना कठिन है, और उसमें से गुजरना कठिन है। यू हैव टू कम आउट, तुम्हें बाहर आना है, हैव टू, ऑफ दैट टनल, उस सुरंग से, एंड रीच द फिनिश लाइन, और जो फिनिश लाइन है, आखिरी जो रेखा है, वहां तक तुम्हें पहुंचना होगा। उन्होंने बता दिया ऐसे से करना होगा, कीचड़ से पार करना है ना, पानी से पार करना है, बहुत सारी बाधा होगी, और फिर अंतिम में एक सुरंग आएगा, उस सुरंग में अंधेरा होगा, वहां से तुम्हें पार करके आना है, और जो अंतिम रेखा तक पहुंचेगा वही जीत जाएगा। द रेस बिगेन, दौड़ शुरू हुई, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू हुआ, शुरू हुई ऐसे। द गुरु काउंटेड, गुरु जी ने गिनती की, काउंटेड यानी गिनती करना। 1 2 3, 1 2 3, ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड रनिंग, सभी विद्यार्थियों ने दौड़ना शुरू किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले,
एवरीवन वॉज ऑलमोस्ट इक्वल, हर कोई लगभग बराबर थे। दे क्रॉस द हर्डल्स, उन्होंने है ना बाधाओं को पार किया। एंड अदर ऑब्स्टेकल्स, और दूसरे बाधाओं को, विदाउट मच डिफिकल्टीज, बिना किसी कठिनाई के। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, है ना, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, बट मुझे अभी ध्यान आया तो ऐसे लगा आप लोगों को बता दूं। देखिए, हर्डल्स ये भी रुकावट, ऑब्स्टेकल्स ये भी मैंने बाधा बोला, रुकावट बोला, तो भाई दोनों रुकावट बाधा तो एक ही चीज होती है, बट एक जगह मैंने हर्डल यूज किया है, एक जगह ऑब्स्टेकल्स यूज किया है, ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स। तो ये दोनों में अंतर क्या है? दोनों को तो आप बाधा बोल रहे हैं सर, तो इसमें भी आपको हर्डल ही लिखना था, ऑब्स्टेकल से दोनों में लिख देते, अलग अलग क्यों लिखे? तो बहुत ही छोटा सा अंतर है, यदि आप लोग को लिखना हो तो लिख सकते हैं। हर्डल्स का मतलब ऐसी बाधा जिसे आमतौर पर कूद कर पार किया जा सके, जैसे है ना छोटी बड़ी लकड़ी की बाधा आ गई, कोई रस्सी बंधा, उसे कूद कर पार किया जा सके, उसे हर्डल्स कहते हैं। ऑब्स्टेकल्स मतलब ऐसे कोई भी बाधा है ना जिसे पार करना हो, जिसे रेंग करके, तैर करके, दौड़ करके, कूद करके, चढ़ करके, इसे ऑब्स्टेकल्स कहते हैं। केवल हमें कूद के पार करना है तो उसे हम हर्डल्स कहते हैं, लेकिन हमें चढ़ करके पार करना है, तैर करके पार करना है, नीचे झुक करके पार करना है, तो उसे ऑब्स्टेकल्स कहते हैं। जैसे सुरंग के नीचे से जाना है, आप उसे हर्डल नहीं बोलेंगे, सुरंग के अंदर से भाई घुटने के बल जाना है ना, तो वहां पे ऑब्स्टेकल्स आएगा। ये अंतर है, इसे कूद करके पार करना है, और ऑब्स्टेकल्स हर प्रकार की बाधाओं को ऑब्स्टेकल्स कहा जाता है। तो ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटे रूप में है, ये वृहद रूप में हो गया। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है। तो उन्होंने वही कहा कि भाई आपको उस सुरंग से बाहर निकलना होगा, और उन्होंने फिर क्या किया, उस बाधा को, उस बाधाओं को, रुकावटों को बिना ज्यादा किसी परेशानी के, कठिनाई के पार कर लिया। बट वेन दे रीच्ड द डार्क टनल, लेकिन जब वे पहुंचे, तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, डार्क टनल, डार्क यानी अंधेरा, जब वे अंधेरी गुफा में पहुंचे, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया। द टनल वॉज नैरो, अब आई असली परीक्षा, जो सुरंग थी वो बहुत ही सकरी थी, डार्क अंधेरी, एंड फिल्ड विथ स्मॉल शार्प स्टोन, और छोटे छोटे है ना नुकीले पत्थरों से भरी हुई थी। भाई नॉर्मल चलना, नुकीले पत्थर में चलना, अंतर है ना, घुटने के बलों भी। देयर वॉज हार्डली इनफ स्पेस फॉर एवरीवन टू मूव कंफर्टेबली, है ना, हार्डली यानी बड़ी बहुत ही मुश्किल से पर्याप्त स्थान था, तो इनफ, इनॉफ नहीं पढ़ेंगे, इनफ, सभी के लिए टू मूव कंफर्टेबली, यानी आसानी से आगे बढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल से ही जगह थी, काफी जगह नहीं थी। द स्टूडेंट स्टार्टेड पुशिंग वन अनदर टू गेट अहेड, विद्यार्थियों ने है ना एक दूसरे को ढकेलना शुरू किया, गेट अहेड यानी आगे बढ़ने के लिए, अहेड यानी होता है आगे, आगे है ना, एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर दिया, जगह नहीं था। एवरीवन वांटेड टू रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट, हर कोई उस अंतिम रेखा में सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, तो वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। बट वन स्टूडेंट बिहेव डिफरेंटली, लेकिन एक जो विद्यार्थी था जो सबसे आगे निकल चुका था, लेकिन वो क्या कर रहा था, कुछ अलग बर्ताव कर रहा था, है ना, बिहेव यानी बर्ताव उसका अलग था, बर्ताव अलग था। इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ रशिंग फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने के बजाय, ही स्टार्टेड पिकिंग अप द शार्प स्टोन, उसने है ना उस नुकीले पत्थरों को, स्टार्टेड पिकिंग अप यानी उठाना शुरू किया, उसने नुकीले पत्थरों को उठाना शुरू कर दिया, जिससे उसे चुभ रहा था और उसके दोस्त भी पीछे आ रहे थे, तो उसने क्या किया, उस नुकीले पत्थरों को उठाना शुरू कर दिया फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, एंड पुटिंग देम, उन्होंने रखना शुरू कर दिया इनटू हिज पॉकेट, और अपनी थैली में रखना शुरू कर दिया उसने, ताकि दूसरे को चुभे ना। ही ऑल्सो हैड ए स्मॉल बैग, और उसके पास हैड यानी था, है ना, एक छोटा बैग भी था, छोटी थैली भी थी। एंड ही बिगेन कलेक्टिंग द स्टोन्स इन इट, और उसने बाकी जो छोटे छोटे पत्थर थे, नुकीले पत्थर थे, उसे भी उस थैली में इकट्ठा करने लगा। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, अबाउट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बारे में, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। अब ये सबसे पहले आ गया, तो इसे बहुत ज्यादा पत्थर चुभ रहे थे, तो इसने बोला ठीक है मैं तो आगे बढ़ गया, मैं जीत भी जाऊं, लेकिन क्या मेरे जो दोस्त आ रहे हैं बेचारे, उनको भी चुभेंगे, चलो मुझे चुभ गया तो चुभ गया। उसने अपने थैली में
और थैली में कम पड़ गया अपने जेब में, और उसमें से कम पड़ गया तो एक थैला था उसके पास, उस थैले में उस नुकीले पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि मेरे आने वाले मित्रों को, दोस्तों को ये चुभे ना। He did not want them to hurt their feet. ये देखिए, वो नहीं चाहता था कि उनके पैरों में चोट लगे। Because he was busy, क्योंकि वो व्यस्त था, cleaning the path for others. path यानी होता है मार्ग या रास्ता, हिंदी में पथ बोलते हैं ना, पथ, उस पथ पर माली तुम फेंक, ऐसे वाला पथ यानी रास्ता, मार्ग है ना, उसी को इंग्लिश से पैथ कहते हैं, बहुत से लोग पाथ भी बोल देते हैं। क्लीनिंग द पैथ फॉर अदर्स, दूसरों के लिए रास्ता साफ करने में व्यस्त था। ही फेल बिहाइंड इन द रेस, और वो उस दौड़ में पीछे रह गया, बाकी सब आगे बढ़ गए। फाइनली, आखिरकार, ऑल द स्टूडेंट्स रिटर्न टू द ग्राउंड, सभी विद्यार्थी उस मैदान पर पहुंचे। द गुरु आस्क्ड देम, गुरु ने उनसे पूछा, अबाउट देयर एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के बारे में। एवरीवन सेड, सभी ने कहा, द रेस वॉज ईजी एट फर्स्ट, जो रेस थी, दौड़ थी, वो सबसे पहले एट फर्स्ट आसान थी। बट द टनल वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लेकिन जो सुरंग थी वो बहुत ज्यादा, उसे एक्सट्रीमली कहते, डिफिकल्ट बहुत कठिन था। इट वॉज डार्क, अंधेरा था, एंड नैरो, और सकरी थी, एंड स्टोन्स मेड इट इवन हार्डर, और जो पत्थर थे उसे और भी ज्यादा कठिन बना रहे थे। वी हैड टू पुश ईच अदर, हैड टू करना पड़ा, हैड टू अभी बताया था ना आपको, हैव टू करना पड़ता है, करना है, विल हैव टू करना पड़ेगा, वैसे ही हैड टू करना पड़ा या करना पड़ता था। जैसे बोलूंगा आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, तो मजबूरी बता रहे तो हैड टू, तो इसने क्या कहा, वी हैड टू पुश, हमें धकेलना पड़ा एक दूसरे को, टू मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए धकेलना पड़ा। देन समवन मेंशन्ड द स्टूडेंट हु हैड बीन पिकिंग अप द स्टोन, फिर किसी ने, है ना, मेंशन किया, मेंशन यानी किसी को, है ना, किसी के बारे में बताना इस प्रकार से, तो उसमें से किसी ने गुरु का, एक उस छात्र का जिक्र किया, है ना, हु हैड बीन पिकिंग अप, हैड बीन पिकिंग, अब ये क्या चीज है, वॉज वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म रही थी, ये हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, अब इसे क्या बोले, ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम पहले से चल रहा था, है ना, कुछ काम पहले से चल रहा था, उस वैसे काम को बताने के लिए मैं हैड बीन और आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसने उस लड़के के बारे में बताया जो चुन रहा था, द स्टोन्स, पत्थरों को उठा रहा था, उस कंकड़ों को उठा रहा था। तो किसी ने बताया, हम सब तो दौड़ रहे थे, यही एक है पत्थर बीनने में व्यस्त था, हम सब तो बढ़िया रेस में इसे पत्थर उठा रहा था। द गुरु कॉल्ड दैट स्टूडेंट, उस गुरु ने उस विद्यार्थी को बुलाया, फॉरवर्ड यानी आगे, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू शो, दिखाने के लिए, व्हाट ही हैड कलेक्टेड, जो उसने इकट्ठा किया था। हैड के बाद कलेक्ट का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। तो उन्होंने उस विद्यार्थी को बुलाया और कहा कि ठीक है, तुमने जो भी थैली में इकट्ठा किया दिखाओ। द बॉय एम्प्टीज हिज पॉकेट, एम्प्टी यानी खाली, एम्प्टीड सेकंड फॉर्म, खाली किया, विद्यार्थी ने अपनी जेब खाली की। एवरीवन वॉज शॉक्ड, हर कोई हैरान था। दोज वर नॉट स्टोन्स, वे पत्थर नहीं थे, दे वर डायमंड्स, वे हीरे थे, वो पत्थर नहीं थे, हीरे थे। द बॉय देन ओपन हिज स्मॉल बैग, फिर लड़के ने अपनी छोटी सी थैली खोली, एंड इट वॉज ऑल्सो फिल्ड, और उसमें भी भरा था, विद डायमंड्स, यानी उसमें भी हीरे भरे हुए थे। द गुरु स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन, गुरु मुस्कुराए और समझाया। आई हैड हिडन, मैंने छिपा दिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद हाइड का थर्ड फॉर्म हिडन, हिडन, दोज डायमंड्स, उन हीरों को, इनसाइड द टनल, उस सुरंग के भीतर मैंने इन हीरो को छिपा दिया था। आई वॉन्टेड टू टीच यू, मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, एन इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहता था। ही कंटिन्यूड, उसने आगे कहा, दिस बॉय वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट विनिंग, ये लड़का जीतने के बारे में नहीं सोच रहा था। वॉज नॉट थिंकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, वॉज नॉट, नहीं था, नहीं थी, ऐसे जीतने के बारे में नहीं सोच रहा था। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था,
अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में। ही वॉन्टेड टू मेक द पैथ सेफर, वो रास्ते को सुरक्षित बनाना चाहता था। फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। कमिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे आने वाले विद्यार्थियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो रास्ता आसान बनाना चाह रहा था। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। डिड नॉट का यूज हो गया तो वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। निगेटिव सेंटेंस, वो नहीं जानता था, तो आपको नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है। आप सोचेंगे सर पास्ट में है, सेकंड फॉर्म लगा दे तो नो का न्यू, नहीं। कभी भी डिड का यूज हो गया, डिड नॉट या डिड का यूज हो गया इंट्रोगेटिव या निगेटिव में, तो आप समझ जाइए वहां पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, सेकंड नहीं लिखना है। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, दैट कि द स्टोन्स ही वाज पिकिंग अप, पत्थर जो उसे उठा रहा था, वर एक्चुअली डायमंड्स, वो हीरे थे। उसे नहीं पता था कि हीरे हैं इसलिए उठा रहा है, वो तो नुकीले पत्थर चुभ रहे हैं ये सोचे उठा रहा था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, है ना। उन्होंने सिखाया कि जीवन ऐसे ही काम करता है। When we genuinely का मतलब हम बोल सकते हैं कि वास्तव में सच्चे मन से, केयर अबाउट अदर्स, दूसरों की परवाह करते हैं, एंड डू गुड थिंग्स, और अच्छी चीजें करते हैं, डू यानी करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न, बिना किसी रिटर्न के, वापसी के, एक्सपेक्टिंग यानी उम्मीद, है ना, अपेक्षा, और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अच्छे काम करते हैं। गुडनेस इवेंचुअली कम बैक टू अस, जो अच्छाई है आखिरकार हमारे पास लौट आती, इवेंचुअली यानी आखिरकार, कम्स बैक टू अस, हमारे पास लौट आती है, तो कम्स लग गया इसलिए ऐसे यस लग जाता, ता है ती है, तो हमारे पास अच्छाई लौट आती। मोरल क्या मिलती है स्टोरी से, ऑलवेज डू गुड डीड्स, हमेशा अच्छे काम करते रहें, इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग, भले ही कोई देख नहीं रहा हो। हम सोचते कि अच्छा काम करें तो रील में डाल रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन यदि रील में नहीं भी डाल रहे हैं, वीडियो नहीं भी बन रहा है, कोई देख नहीं रहे हैं, तो वैसे नहीं कि कोई देख ही नहीं रहा है, अच्छा काम करने से क्या मतलब, भगवान सब देखता है, आपके कर्म आपको अच्छे मिलेंगे, तो आप वो काम कीजिए। यू मे नॉट नो, तुम आप नहीं जान सकते, व्हेन और हाउ, कब और कैसे, योर काइंडनेस विल रिवॉर्ड यू, आपकी जो दयालुता है आपको इनाम देगी, आपको फल मिलेगा। वॉट यू गिव टू द वर्ल्ड, जो आप दुनिया को देते हैं, ऑफन अक्सर, फाइंड्स इट्स वे, अपना रास्ता ढूंढ लेता है, बैक टू यू, आपके पास आने का, है ना। तो आप दुनिया को जो देते हैं वो अक्सर आपके पास लौट कर आता है। एज द सेइंग गोज, और कहावत है ना, सेइंग यानी कहावत, एज यू सो यानी होता है बोना, सो शैल यू रीप यानी होता है काटना, है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आवर एक्शंस क्रिएट आवर फ्यूचर, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम बोलते हैं ना हमारे भाग्य से भविष्य बनता है, तो भाग्य का निर्माण आपके कर्म से होता है, जैसे कर्म वैसा आपका भाग्य बनेगा। देयरफॉर, इसलिए, ऑलवेज चूज काइंडनेस, हमेशा दयालुता चुने, कंपैशन, करुणा चुने, एंड गुड डीड्स, और अच्छे कर्म को चुने। आप अच्छे कर्म कीजिए, करुणा दिखाइए, दया कीजिए, आपको देखने वाला आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है कौन देख रहा है ना। आप अच्छे कर्म करते रहिए, उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। उस बच्चे को देखिए, वो पत्थर सोच के उठा रहा था, उसे थोड़ी पता है हीरा है। स्टोरी में कुछ भी हो, स्टोरी में आप ये मत सोचिए अरे गुरुदेव थे, गुरु के पास इतना हीरा थोड़ी आएगा, वो हमें स्टोरी में भी कौवा भी बोलता है, शेर भी बोलता है, कहानी में शेर और चूहे की कहानी में शेर और चूहा बात कर, ये संभव नहीं होता, बट स्टोरी को स्टोरी की तरह। कई लोग कमेंट करते हैं अरे सर कुछ भी बताते हो, वो गुरुजी है तो इतना हीरा कहाँ से आ जाए, ऐसे भी कई लोग लिखते हैं, एक दो लोग लिखते हैं। तो हमें कभी भी ऐसे स्टोरी में ये सब नहीं सोच, स्टोरी में तो कुछ भी हो जाता है, आप सभी जानते, स्टोरी में भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रार्थना करने से, जबकि हजारों वर्ष प्रार्थना करो तो भी भगवान नहीं आते, स्टोरी में आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन मोरल होता है, कहानी सुनाने का मतलब क्या होता है, जो हिंदी में या आपकी भाषा में मम्मी दादी आपको कहानी सुनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है मोरल, नैतिक शिक्षा, आप अपने जीवन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, आपका जीवन में सुधार कैसे आए। वैसी स्टोरी का भी मोरल यही है कि आपको अच्छे कार्य करते रहने हैं। आपने देखो उस बच्चे ने जैसे अच्छा कार्य किया, उसका रिवॉर्ड उसे तुरंत मिल गया, कई बार लेट से मिलता है, लेकिन अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा होता है। आपको भले लगता है कलयुग है सर, बुरा होता है, सब होता है, लेकिन आपके अच्छे कर्म आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आज नहीं तो कल। आपको खुद नहीं पता चलेगा किस तरीके से आपको आपका फल मिलने वाला है। कई बार आप देखते होंगे रास्ते में किसी ने मदद की, है ना, कि चलो कोई देखे चाहे मत देखे, किसी की मदद कर दी, बाद में पता चल रहा है कि वही उस, है ना, आपने बहुत सारे रील देखते होंगे कि कोई एम्प्लॉय जा रहा है, एम्प्लॉय नहीं बोल सकते हैं आप, कोई बेरोजगार जा रहा है अपने जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, रास्ते में बहुत परेशानियों में पड़ जाता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में फंसा हुआ है,
गिर जाता है, उसे वो क्या करता है, उठाता है और अपनी जैकेट दे देता है और अपनी उस गंदी कीचड़ वाली साइड के साथ उसे कपड़े से पोंछ करके दाग लगा हुआ और इंटरव्यू देने जाता है। अंदर जब जाता है, पहले तो घुसने नहीं देते, फिर उसे बुलाते हैं, वहाँ अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर वही व्यक्ति जो गरीब बनकर घूम रहा होता है वही एक्चुअल वहाँ का ऑनर होता है। पूछते हैं आपने भाई ऐसा वेश क्यों धारण किया था? उसने कहा कि भाई मैं एक बोल सकते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे जानना था कि आखिर लोग कितने नेक हैं, सच्चे हैं नहीं, और मुझे वैसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है जो दूसरों की सहायता करे, जो अपने बारे में ना सोचे। भाई मेरे बिजनेस में कोई आता है वो केवल अपने बारे में सोचे, मेरे व्यापार के बारे में ना सोचे, अपने बॉस के बारे में ना सोचे, तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए था। मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो अपने बारे में तो सब सोचते हैं लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचे, तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर मैं ऐसे करता था, सामने जाकर कीचड़ में गिर जाता था, देखता था मुझे कौन उठाए। लेकिन बहुत से लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये हमारे ऑफिस के बाहर ये लोग खड़े थे, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। बस तुम आए, तुमने मुझे उठाया, कीचड़ तुम्हारे कपड़े में लग गया, कोई बात नहीं, तुमने अपनी जो जैकेट थी वो मुझे पहना दी कि बाबा जब भी हो आप मुझे वापस कर देना, जब भी समय आए, अभी तो मैं चला लूँगा। और आपका जो कीचड़ था, आपके दाग लगे हुए शर्ट, आप यहाँ पर आए हैं, आपके कपड़े पे तो दाग है लेकिन आपका जो चरित्र है वो बेदाग है और आपका जो मन है बहुत ही साफ है, मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो ये कई बार ऐसे होता है कि सर ये तो रील्स बनाने वाले, लेकिन वास्तव में कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, उनकी है ना उसकी मदद करते हैं और देखते कि हमारी मदद भी हो जाती है। कभी कोई जॉब चाहिए था, भैया अरे हाँ जॉब तो वहाँ मिल जाएगा, चलिए मैं दिला देता हूँ। कभी कोई पैसा दे देता है, कभी कुछ ना कुछ, केवल पैसा और जॉब वाली बात नहीं है, कई बार मन को सुकून भी मिलता है, कई बार पुण्य भी कमाते हैं। पैसा ही मिल गया वो पुण्य नहीं मिलता, कई बार आप ऐसे कार्य करते हैं जिसके बदले आपको कोई पैसा सामान नहीं मिलता, बट वो अच्छे कर्म में गिनती होते हैं। और आपको यदि किसी अच्छे कार्य के बदले पैसा मिल रहा है तो वो पैसे अपने साथ आप नहीं ले आ सकते, लेकिन वो जो आपको पुण्य मिलता है वो आप अपने साथ मरने के बाद ले आ। बोलते ना मरने के बाद कोई क्या ले जाता है, खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। मत कोई वस्तु लेकर नहीं आता, लेकिन हाँ कोई भी जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म के कर्म लेकर के पैदा होता है और इस जन्म में जो भी कर्म किए अच्छे बुरे उसे लेकर के मरता है और वो जाता है जहाँ भी स्वर्ग नर्क जो मानते हैं नहीं मानते हैं, जैसे भी है तो वो वहाँ लेकर जाते हैं, उसका वो भोग करते हैं। भोग नहीं पाते तो फिर अगले जन्म में भी अच्छे है ना रूप यौवन बढ़िया शरीर है ना, उसके अलावा आप देखेंगे बढ़िया पैसे वाले के घर में पैदा होकर सुख से रह रहा है। एक बच्चा देखेंगे बेचारे कोई गलती नहीं है, गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, कुछ ना कुछ कमी हो गई उसके शरीर में, सब बोलेंगे बच्चे की क्या गलती है, एक को अमीर यहाँ पैदा कर दिया भगवान, एक को गरीब यहाँ। जरूरी नहीं कि वो अमीर हमेशा अमीर है, गरीब हमेशा गरीब है। इस जन्म में कर्म करके वो गरीब अमीर बन सकता है और अमीर गरीब भी हो सकता है, लेकिन अभी तो पैदा जो हुआ है अपने पिछले कर्म के जो फल था उसे भोगने के लिए वो पैदा हुआ है, तो उसे तो भुगतना है जब तक कि वो जो उसके बुरे कर्म खत्म ना हो जाए तब तक भुगतना पड़ता है। कई बार बोलते हैं ना व्यक्ति कितना अच्छा है तो भी भुगत रहा है, तो भी इतना परेशान है, ये अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा होता है बोलते हैं भगवान, लेकिन देखो तो जब तक उसके बुरे कर्म जब तक पूरे ना हो जाए तब तक इस अच्छे कर्म का फल मिलना शुरू नहीं होता है। जैसे ही बुरे कर्म कटते हैं वो जो अच्छा कर्म अब किया है ना उसका फल उसे इस जन्म में भी मिलता है। यदि मृत्यु हो जाए, वो पूरा पुण्य को भोग ना पाए, तो अगले जन्म में भी उसका फायदा उसे मिलता है, बढ़िया अच्छे जगह जन्म लेता है, अच्छे परिवार में जन्म होता है, बढ़िया प्रकार से वो भोजन और उसका लालन पालन होता है ना। इस प्रकार से कर्म हम लेकर आते हैं, कर्म हम लेकर जाते हैं। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ये देख करके हमें कार्य नहीं करना है। जब भी हमें लगे कि हाँ हमें अच्छे कार्य करने का ईश्वर ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है, भगवान ने मौका दिया, तुरंत अच्छा कार्य कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल आपको मिलेगा। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, जाति को मानते हो, किसी भी धर्म जाति को नहीं मानते हो, आप नास्तिक हो, तो भी यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हो, किसी के दिल से निकली हुई जो दुआ होती है ना, प्रार्थनाएं बोल सकते हैं, आशीर्वाद बोल सकते हैं, आशीर्वाद बोलेंगे तो वो जो दुआ आशीर्वाद है वो आपको बिल्कुल लगता है, दिल से लगता है कि हाँ भले वो गरीब आपको पैसा तो नहीं दे पाएगा काम के बल, लेकिन दिल से एक दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है कि तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। और हमें लगता है कि कुछ मेरा काम बिगड़ा था, कैसे सही हो गया समझ नहीं आ रहा, अचानक से कैसे पैसा मिल गया समझ नहीं आ रहा है। ये आपके वही कर्म होते हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे कर्म जो आपको मिलते हैं, थोड़े देर से ही सके मिलते, लेकिन मिलते जरूर हैं। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करेंगे। इसका पीडीएफ बढ़िया क्लियर पीडीएफ है ना, पेंसिल का निशान वगैरह नहीं रहेगा, हाइलाइटर नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसे डाउनलोड कर लीजिए, विष्णु एटीपी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। आपको पूरा पीडीएफ जितनी स्टोरीज मैंने बताया
सबका PDF मिल जाता है। तो आप लोग फिर से रीड करके देखा करें आपको कितना समझ आ रहा है। हार्ड वर्ड तो आपने कॉपी में लिख ही लिया होगा, मिला लीजिए, फिर आप सोचेंगे अरे वाह बहुत अच्छी तरीके से मैं भी ट्रांसलेशन अब करने लगा हूँ, करने लगी हूँ। यदि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, सर पढ़ने ही नहीं आ रहा है, क्या करें, तो आप मेरे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल मिनिमम फी है ना, 1 महीने का, आपको लगेगा भी नहीं कि क्यों ले रहे हैं। इसमें आपको बेसिक और एडवांस लेवल दोनों की प्लेलिस्ट में है ना मिल जाएगा आपको। बेसिक लेवल, एडवांस लेवल दोनों को आप देख सकते हैं। 80 वीडियोस है, 1 महीने में जितना आप देख सकें आपके ऊपर है। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।